नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। इस देश की खूबसूरती, इस देश का लोकतंत्र, इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो इस देश का कानून और संविधान। देश का संविधान हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए, आपकी कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जो हमारा विषय है लीगल हेल्पलाइन में वो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रावधान क्या है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधान क्या है, ये आज हमारा मुद्दा है। और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत क्या कुछ प्रावधान है, इस पर आज हम बात करेंगे। और अगर आपको कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं और आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण के तहत क्या कुछ प्रावधान है, इसको लेकर आज लीगल हेल्पलाइन में हम बात करेंगे। और भी कई सवाल अगर आपके मन में है कानून से जुड़े हुए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धीरज के अग्रवाल जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और साथ ही हमारे साथ में के राय साहब अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो भी मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत धीरज अग्रवाल जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है क्या और कानून में इस अधिनियम की जरूरत क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी जीव और कोई भी जानवर ना तो मनुष्य के भोजन के लिए बना है, ना उसके वस्त्रों के लिए बना है, और ना ही उसके किसी मनोरंजन के लिए बना है। जैसे एक मनुष्य की एंटिटी है, ऐसी उसी की अपनी दुनिया के अंदर एंटिटी है। दूसरा, जहाँ तक वाइल्ड लाइफ, जी देखिए, जहाँ तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का सवाल है तो वो बना ही इस उद्देश्य से है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि शिकार होते हैं, जानवरों का शिकार होता है, जानवरों के खाल का व्यापार होता है, या उसके जो और अंग हैं मांस उनका व्यापार होता है, उस अवैध व्यापार को रोकने के लिए ही इस संरक्षण कानून को लाया गया 1972 में। इसके अंतर्गत सबसे अच्छा जो प्रावधान है वो है इसकी जो सेक्शन 9 है, वो इस तरह के सभी तरह के हंटिंग को रोकती है कि किसी भी तरह का। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप धीरज जी अपनी बात पूरी करें और बताएं कि इस कानून के बारे में, ताकि लोग समझ सकें इसके बारे में। जी, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल। इन चीज़ों का क्या अंतर ये एक्ट कहता है, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत सभी तरह के जानवर, पशु पक्षी और जिसको पता है कीट पतंगे, मछलियाँ, और हम जो देखते हैं कि मछलियों के साथ साथ जो और भी जंतु हैं वो सब वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत हैं। इसमें वनस्पति भी शामिल हैं। वनस्पति भी सभी तरह के प्लांट पौधे जो कि 15,000 से अधिक तरीकों के पाए जाते हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज है वाइल्ड एनिमल। तो वाइल्ड एनिमल के लिए सिर्फ इतना कहा गया है कि जो भी एनिमल जिनकी की नेचर वाइल्ड है, वो एक शेड्यूल है उनका, शेड्यूल में उनके नाम भी दिए हुए हैं, तो जिसकी भी नेचर वाइल्ड है वो वाइल्ड एनिमल है।
तो वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड लाइफ, इसमें ये दोनों में अंतर है। अच्छा। तीसरी चीज क्या है कि इसी के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत ही एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया। एडवाइजरी बोर्ड सभी स्टेट्स के अंदर है, जिसके की अंतर्गत फॉरेस्ट मिनिस्टर, 2 MLA, एक चीफ वार्डन और स्टेट सेक्रेटरी, इन लोगों के साथ मिलकर एडवाइजरी बोर्ड काम करता है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है अवैध व्यापार और अवैध तरीके के शिकारों को रोकना है। साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी ऐसी कोई जरूरत होती है कि एजुकेशन के लिहाज से या किसी भी रिसर्च करने के हिसाब से, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यदि किसी जानवर की जरूरत होती है तो उसको भी अनुमति देने का काम इसी बोर्ड का है। ठीक है, मैं के राय साहब आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि इसके बारे में आप और जानकारी दर्शकों को देना चाहें, ताकि उनके मन में भी सवाल इससे जुड़े हुए आ सकें और मेरे को भी पता चल सके और मैं भी कुछ सवाल पूछ सकूं इससे जुड़े हुए। देखिए, वन्य जीवों पर चौतरफा संकट है। पहले तो वन क्षेत्र का क्षरण हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार उस देश के 33% हिस्से पे वन होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश का आपको बताऊं कि 13% इलाके में वन बचे हैं, और वनों के कम होने और खत्म होने के कारण उनके ऊपर संकट आ रहा है जो वनों में निर्भय होकर रहते थे। दूसरा जो है, विकास का एक ऐसा रवैया चल रहा है कि बहुत संरक्षित वनों से और बहुत सारे ऐसे वन क्षेत्रों में अंधाधुंध माइनिंग के कार्य किए जा रहे हैं, हाईवे चलाए जा रहे हैं, पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, रेलवे की लाइनें बिछ रही हैं, जिसके चलते शिकारों के जरिए, ट्रेन के जरिए और प्रदूषण के जरिए जान पर उनकी बनी हुई है। और तीसरा कारण यह है कि जो वन में नहीं रहते हैं, जो हमारे आपके परिवेश में रहते हैं, जो चिड़िया खानों में भी रहते हैं, वो भी घोर मानवीय उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। अच्छा। कुछ जो दुर्लभ चिड़िया हैं, पक्षियां हैं, जो दुर्लभ जंतु हैं, जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है, और उनके हड्डी, उनके खाल और उनके चमड़े के शिकार के लिए, जैसे कछुआ है, कछुआ हमारे चारों तरफ तालाबों, नदियों में पाया जा रहा था, जो नदियों को परिष्कृत, संशोधित करने का काम कर रहा था। उस कछुए को बोरों में भर के, बोरियों में भरकर कलकत्ता और बंबई के बंदरगाहों से दुनिया में उसकी तस्करी हो रही है, हड्डियों की तस्करी हो रही है, चिड़ियों की तस्करी हो रही है। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप उनको वाइल्ड एनिमल कहते हैं क्योंकि वो जंगली हैं, और मनुष्य जो सभ्य पुरुष है, वो सबसे बड़ा खतरा उन वाइल्ड एनिमल के लिए मनुष्य है और उसकी अमानवीय इच्छाएं हैं। और बिल्कुल, और हम कहते हैं कि हमें इन जीवों से खतरा है, हमें वन्य जीवों से खतरा है, जबकि हकीकत में तो उनको हम लोगों से खतरा है। कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र जी। स्वागत है सुरेंद्र जी, बताइए क्या मदद आपकी कर सकते हैं हम? ये हेलो जी, मेरी बेटी ने 26 जून 18 को अपने पति के और सास ससुर के खिलाफ 498A 323 504 4/5 यह मुकदमा दर्ज कराया था। अच्छा। वो मीडिएशन में भेज दिया गया, मीडिएशन में असफल हो गया। हाँ। अब वो थाने में आ गया है, तब से इलावाली हो रही है। क्या उसमें गिरफ्तारी होगी? चलिए ठीक है, जान लेते हैं बिल्कुल। अग्रवाल जी, देखिए, इस तरह के मुकदमों में आजकल यूपी में गिरफ्तारी नहीं है। कोर्ट ने अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले कुछ ऑर्डर्स किए भी थे, लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही है कि यदि इंस्पेक्टर जो कि आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि बहुत जरूरी है, तभी गिरफ्तारी होती है, वरना गिरफ्तारी नहीं होती है। जहां तक पेंडेंसी का सवाल है, तो यदि वहां पर आपके थाने में कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। कोर्ट में आप 156(3) में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा केस मैं थाने गया था और वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई, तो आप एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर करिए। ये कोर्ट कंसीडर करेगी कि वो 156(3) में उसको सुनती है या सेक्शन 200 में उसको कन्वर्ट करके एज ए कंप्लेंट आपको केस रजिस्टर करती है। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। सुरेंद्र जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर मैं आना चाहूंगा, मैं आप ही से बात करना चाहूंगा धीरज जी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो इस अधिनियम
अधिनियम के तहत सिर्फ पशुओं की सुरक्षा की ही बात होती है, या फिर कहा जाता है कि दुर्लभ जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में भी ध्यान दिया जाता है? देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, जैसे मैंने अभी बताया, सभी तरह की वनस्पतियाँ भी आती हैं। अच्छा। किसी भी पौधे को उखाड़ना, उसको नष्ट करना, या वहाँ सड़क बिना अनुमति सड़क बना देना, या किसी भी तरह से जहरीली उस जगह को कर देना, जैसे हम देखते हैं कि न्यूक्लियर साइट्स हैं, तो वो सब बिना परमिशन के नहीं हो सकती। इंडिविजुअली भी यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह को जहाँ के पे की कोई ऐसी वनस्पति उत्पन्न होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, या कोई ऐसी कैटेगरी में है जो कि नियमित है सरकार की ओर से, उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें कि 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है, और 10,000 से लेकर 25,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे केसेस को के राय साहब, ऐसे केसेस को डील कौन करता है? स्थानीय पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है या फिर वन विभाग की? जी, वन विभाग की जिम्मेदारी भी है, और आपराधिक कानून के तहत पुलिस की भी जिम्मेदारी भी है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इलाहाबाद सहित उत्तर प्रदेश के सारे बड़े शहरों में रोड को चौड़ा करने, हाईवे बनाने के नाम पर सिर्फ इलाहाबाद में 22,000 पेड़ काटे गए। सही बात। वन के अधिकारियों, जिला के अधिकारियों और सारे अधिकारियों के सम्मुख, और हम लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर करके ऑर्डर भी कराया, फिर भी अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा शहर, हर शहर में इलाहाबाद से लखनऊ तक पूरा सन्नाटा हो गया है, पेड़ हजारों लाखों पेड़ काटे गए हैं। तो इस देश में वन्य कानूनों का क्या मतलब है कि शासन के अनुमति से और शासन के देख रेख में सैकड़ों पुराने पेड़ों की हत्याएं हो रही हैं, और पूरा जो ग्रीन एरिया है वो समाप्त किया जा रहा है, और एक पेड़ को गिराने का मतलब है कि 2000 पंछियों को बेघर करना और उनकी खाद्य सामग्री को समाप्त करना। तो पेड़ काटने के साथ साथ न वो सिर्फ समाज में जो छायाएं थी, उनकी औषधि गुण थे, वो खत्म हो रहे हैं, बल्कि हजारों पंछियों को मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो हम कानून पे जब इस तरह की चर्चा करते हैं तो हम चाहते हैं कि समाज तो मोहब्बत करता है पेड़ों और उसकी हरियाली से, लेकिन शासन व्यवस्था आधुनिकता के नाम पर जिस तरह से पेड़ों से मुक्त कर रही है शहरों को और सड़कों को, वो बहुत खतरनाक संकेत है। बिल्कुल धीरज जी, मैं इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा पहलू यहाँ पर उठाया गया है कि हम लोगों से कहा जाता है कि हम वन्य जीवों से प्रेम करें, हम अपने वातावरण से, हम अपने जो आसपास हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनसे प्रेम करें, लेकिन हमारे छोटे से लाभ के लिए और छोटे से कुछ उद्देश्य प्राप्ति के लिए इनको काट दिया जाता है, इनको नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। आपका मेन क्वेश्चन है, मैं उस पर आता हूँ। इसके दुनिया में कहीं भी पेड़ नहीं काटे जाते हैं सड़क चौड़ा करने के लिए। हाँ। उनको उठाकर आधुनिक तकनीक से उनको पुनर्स्थापित किया जाता है। जी। देखिए, वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है 1972 का, उसके अंदर प्रावधान है, जो एडवाइजरी बोर्ड है स्टेट का, उसके अंतर्गत जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स उनके अंडर में काम करते हैं, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त जहाँ पे भी ऐसा अपराध होता है, वहाँ संबंधित पुलिस स्टेशन के, जो कि सब इंस्पेक्टर से नीचे का आदमी ना हो, सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का व्यक्ति हो, उसकी जिम्मेदारी है इस तरह के सभी प्रावधानों को केस रजिस्टर्ड करने की। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इसके प्रोसीजर में। इसके जब भी हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस तरह के केसेस में फॉरेस्ट ऑफिसर को डायरेक्ट चार्जशीट करने की पावर नहीं है, तो उसको न्यायालय के सामने जाना होता है, परमिशन लेनी होती है, गवाहों के बयान देने पड़ते हैं, और अधिकतर मामलों में हम देखते हैं, जैसे कि बड़े महत्वपूर्ण मामले हमारे सामने अभी आए, हम देखते हैं कि जितना लंबा प्रोसीजर 10-10, 15-15 साल इसमें होता है कि गवाह पलट जाते हैं या उनकी मेमोरी शॉर्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए जो परिस्थितियाँ या जो ऑफिसर्स होने चाहिए वो बहुत कम है, या हम कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र सरकारों की भी जो सरकारें हैं उनकी मनस्थिति इस तरह की है ही नहीं कि वो किसी को दंडित कराएं। मैं आपको बताता हूं कि मुझे नहीं याद है, न मैंने कहीं पढ़ा है कि किसी को भी मैक्सिमम 7 साल की इस तरह के कार्य में अभी तक सजा हिंदुस्तान में हुई है। तो गंभीर मामला, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गंभीर मामला। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, चलिए ठीक है, जैसे आपने कहा कि 3 से 4 साल की सजा और 7 साल की, हाँ, और 10,000 तक का ऐसा कुछ प्रावधान इसमें है सजा और जुर्माने के लिए।
एक इंसान है, वो तस्करी करता है, वो ये सारे काम करता है, उसको उस पर दोष साबित हो जाता है, उसको सजा हो जाती है और फिर दोबारा से अगर वो इसमें संलिप्त पाया जाता है तब भी वही सजा, या फिर दूसरी बार अगर अपराध किया जाता है तो फिर सजा का प्रावधान क्या होगा? देखिए, जब यदि दूसरी बार किया जाता है तो यदि सजा पहली पारी में 3 साल के आसपास दी गई है तो नेक्स्ट टाइम में उसको मैक्सिमम सजा का प्रावधान है कि उसको कम सजा नहीं दी जा सकती, उसको मैक्सिमम जो सजा है वही प्रोवाइड 7 साल की जाएगी। साथ में जुर्माना भी उसको मैक्सिमम तौर पे ही देना होगा। अच्छा के राय साहब, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें राज्यों में कुछ अलग होती है, तो यहाँ पर क्या राज्यों के स्तर पर भी कुछ अलग कानून इनसे जुड़े हुए कुछ बने हैं? देखिए, ये सेंट्रल कानून है और सेंट्रल कानून में पार्लियामेंट लॉ इनेक्ट करती है और इसमें 2005 में बल्कि वनों के अंदर रहने वाले आदिवासियों और प्रचलित लोगों को वहां पर आवासीय अधिकार भी दिया गया है और वहां पर खेती का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन यह मुख्यतः यह केंद्र का कानून होता है। और मैं चलते चलते यह बता दूं कि अब नवंबर का महीना है और 20,000 किलोमीटर दूर से उड़कर साइबेरिया के पक्षी भारत में मेहमान बनने आ रहे हैं और ये सही समय पर आपने बहस उठाई कि उसमें 30% 40% पक्षी वापस नहीं जाते। यह भारत, यह जो इतना बड़ा अतिथियों का सम्मान करने वाला देश है, वह इतने सुंदर पक्षियों को शिकारी की तरह बाढ़ जोतता है। आज इस संरक्षण पे बहस करते हुए हमको कुछ ऐसी बात उठानी चाहिए कि इतने दुर्लभ पंछी इतने सरोवर और नदियों में हिंदुस्तान के उतरेंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग और सरकार ले ताकि वो वापस सुरक्षित अपने घरों में जा सकें। ठीक है। और केंद्र सरकार चूंकि कानून बनाती है, इसलिए केंद्र सरकार इसमें विशेष ध्यान दे। हाँ, धीरज अग्रवाल जी, अब हमारी ये चर्चा चल रही है, कई लोग सुन रहे होंगे इसे और लोग जागरूक भी हो रहे होंगे, लोग समझ भी रहे होंगे कि हाँ कितना अहम ये मसला है, कितना संवेदनशील ये मसला है। और अगर हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि अगर उनके सामने ऐसा कुछ होता है या कुछ तस्करी होती है या फिर कहीं पर शिकार होता है तो वो शिकायत कहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, ये संबंधित थानों को या जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स है उसको डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। साथ में एक संस्था है पीटा करके, जो इंटरनेशनल संस्था है जो कि वाइल्ड लाइफ पे ही काम करती है और उसका 2000 से बॉम्बे में उसका मुंबई के अंदर उसका ऑफिस भी है। उसकी भी वेबसाइट से आप उसको भी वेबसाइट पर जाके शिकायत कर सकते हैं। उनके अधिकारी इस तरह के मामले को देखते हैं। उसके अंतर्गत ये भी इम्पोर्टेंट है कि पेटा जैसी संस्थाएं और भी हैं जो कि स्टेट लेवल्स पे काम कर रही हैं। एनजीओज हैं बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि बिश्नोई समाज है राजस्थान में, आपने मसला सुना ही होगा। तो वो इस तरह के समाज भी बहुत टाइम से संरक्षण का काम करते चले आ रहे हैं और वो इस तरह का बीड़ा उठाए हुए हैं। इवन वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपॉइंट करने का प्रावधान है। राय साहब, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किराय जी कि कई बार ये चीज देखी गई, देखिए तस्करी करना, शिकार करना, ये चीज तो अपराध है ही, लेकिन इनको घर पर रखना, जैसे कई लोग हिरण के सींग घर पर रखते हैं, कुछ लोग कछुए को घर में रखते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, फैंगशी, और तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है ना? बिल्कुल अपराध की श्रेणी में इस कानून बनने के बाद आता है। पहले तो यह शान शौकत का प्रतीक था कि कितने बाघ के छाल और कितने हिरण के सींग आपके ड्राइंग रूम में है, लेकिन अब यह गैर कानूनी है। न सिर्फ बल्कि इन जानवरों को कुछ लोग पालतू बना के अपनी हैसियत बढ़ा के दिखाते हैं। हिरण और इस तरह के जानवरों को, उनको भी रखना अपराध है। और इसीलिए जब मेनका गांधी ने अभियान चलाया तो हिंदुस्तान भर से भालू नचाने वाले और बंदर नचाने वालों पे बड़ी कार्रवाई हुई थी। और अब बहुत कम दिखते हैं आपको बंदर नचाने और भालू नचाने वाले। समाज बहुत संवेदनशील है। हमारे दरवाजे पर कुत्ता और गाय भी गुजरती है तो लोग 2 रोटी देते हैं, जूठा देते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र बहुत उदासीन है। उनके देख रेख में निर्दोष जानवरों को घेर के मारा जाता है।
कांटों में फंसाया जाता है, तार में फंसा के मारा जाता है, जिंदा वही बोरों राय में भरा साहब, जाता है। वही सवाल मैं तो जो पूछना सब- चाह रहा था, मैं आपसे वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि उद्देश्य तो यहाँ पर उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है ना, तस्करी को रोकने की या फिर अवैध शिकार को रोकने की। अभी भी धड़ल्ले से कई ऐसी खबरें आती है उत्तराखंड से भी कि गुलदार की हत्या कर दी जाती है, गुलदार का शिकार किया जाता है, तो ये शिकार रुक नहीं रहे हैं, तो इसके लिए कुछ और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता। देखिए हमारे भाई ने कहा कि जंगलों में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसमें जिस तरह की तैनाती जंगल के सिपाहियों की होनी चाहिए उसकी संख्या बहुत कम है, उसके निगरानी के आधुनिक सिस्टम बहुत कम है, और उसके साथ जो विजिलेंस की व्यवस्था है, क्योंकि ये जो तस्कर हैं ये मामूली तस्कर नहीं, इनका सामान बगल के बाजार में नहीं बिकता, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए इस तरह के शिकार करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत विजिलेंस सिस्टम की भी जरूरत है। अभी कभी कभी जब कुछ भंडाफोड़ होता है तो पता चला कि जो शिकारी का लाइसेंस पाए हैं, जैसे मेरठ में हुआ, वो जानवरों की सर और जानवरों की खाल बेचने में भी लगे हैं। उनके फ्रिज में जो है दुर्लभ जानवरों के मांस पाए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं न कहीं जानकारी में होती है, तो एक बहुत सख्त व्यापक सिस्टम की जरूरत है। लेकिन जनता पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता कि जनता तो अगर एक जानवर घायल सड़क पे होता है तो उसका इलाज बिल्कुल करते हैं, ये सच्चाई है। जहाँ तक आम पब्लिक की बात है तो सर ने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन गवर्नमेंट के स्तर पे भी काफ़ी कुछ किया गया है। वाइल्ड एक्ट के अंतर्गत ही सेंचुरीज बनाई गई हैं, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, जिनको आप 500 से अधिक सेंचुरीज और नेशनल पार्क भारतवर्ष के अंतर्गत हैं, और जिनके पास पूरे भारत की 4% से अधिक भूमि है। तो संरक्षण के तौर पर काफ़ी किया जा रहा है। जैसे कि आप देखते हैं गिर संरक्षण है, जहाँ पे लॉयन को प्रोटेक्ट किया गया है, या और जितने भी नेशनल कार्बेट नेशनल पार्क है जहाँ पे चीते को प्रोटेक्ट किया गया है। तो बहुत सारी सेंचुरीज, बहुत सारे पार्क गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, वहाँ संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे, या देखिए कुछ परिस्थितियाँ दूसरी होती हैं, जैसे कि सेंचुरीज के बीच में से हाईवेज निकल गए हैं, या रेलवे लाइन निकालना मजबूरी है, या अब एक नई थ्रेट आई है जिसका कि ध्यान शायद लोगों का नहीं है या गवर्नमेंट का नहीं है। मैं वो बताना जरूर चाहूँगा कि ये जो मोबाइल टावर्स हैं, ये छोटे छोटे पंछियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनका रेडिएशन जो है न केवल मनुष्यों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि जो बहुत छोटी चिड़ियां हैं उनके अंडे जो हैं वो बच्चों में नहीं बदल पा रहे हैं, और कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो अंडे देने के लायक ही नहीं बचे हैं। तो हमें इस तरफ भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और बिल्कुल हम तो यही कहेंगे कि इसमें लोगों को बेहद जागरूक होने की आवश्यकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में हमने आपको जानकारी दी, और आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी जो दुर्लभ पेड़ पौधे हैं उनके प्रति, और साथ ही कुछ ऐसी विशेष प्रजाति जानवरों की जो विलुप्ति की कगार पर हैं, और प्रयास हम सभी लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज अग्रवाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरैया दोनों गायब हो गए आकाश से। बिल्कुल राय साहब, मैं चाहूंगा आप भी अपनी आखिरी बात रखें, लोगों को कुछ सुझाव दें। मैंने कहा कि गिद्ध जो समाज की गंदगी को साफ करता था, और गौरैया जो हमारे आंगन में शुभ संकेत लेके आती थी, दोनों आकाश से गायब हो गए हैं। और उन चिड़ियों की सूची और उन दुर्लभ जंतुओं की सूची आप मीडिया के सामने लेते हैं, लेकिन जो सामाजिक जीवन में रहने वाले चिड़िया थे, जो हमारे घर दालान, हमारे ताखे, हमारे छत पे विश्राम करते थे, घरेलू चिड़िया थे, उन तक के साथ हमारे समाज के कुछ लोगों ने निर्ममता बरती है। हम जिसकी पूजा भी करते हैं उसको इतने बिजली की तारों से, उसको इतने प्रदूषण से, छज्जों पर कांच के टुकड़े लखवा दिए जाते हैं। जी कुछ कहना चाहेंगे धीरज जी? अभी आपने उत्तराखंड के जगह ही नहीं बची है हमारे घर में, ताखा दलान नहीं बचा है कि हमारे गौरैया का घोंसला बनाए। ठीक है, शॉर्ट। अभी आपने उत्तराखंड के गुलदार लेपर्ड का जिक्र किया कि वो गाँव में घुस आते हैं और उनको मार दिया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी लेपर्ड या गुलदार को मारा नहीं जा सकता, लेकिन यदि उसके द्वारा कोई जनहानि हुई है तो हम 2 लाख रुपए तक का सरकार से मुआवजा इस एक्ट के अंतर्गत ले सकते हैं।
बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और के राय जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आम लोगों को जागरूकता की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने वन्यजीव के प्रति जो संरक्षण है वो संरक्षण करिए, प्रेम रखिए जानवरों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति। और हो सकता है कि कई ऐसी चीजें जो विलुप्ति की कगार पर हैं, आपने जिनको देखा है हो सकता है कि आपके बच्चे उनको भी ना देख पाए, इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान हमें ही रखना होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।